वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, इस वक्त अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है और इसके लिए रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर टैलेंट भी मौजूद है, यहाँ पर सिखाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत बहुत पीछे है। इवन हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी इसको लेकर जो है वो संजीदा नज़र नहीं आता। और आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में शायद उस तरह से जानते भी ना हों। सो हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है, बट जिस स्पीड में होना चाहिए, जिस रफ्तार में होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रहा। टैलेंट यहाँ पर मौजूद है, चंद एक इंस्टीट्यूट्स हैं, सिखाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन अभी लोगों में अवेयरनेस भी उतनी नहीं है। हम समझते हैं कि चैट जीपीटी इज़ द ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ अवेलेबल, बट ये बहुत ही एक छोटी, आप कह लें कि आपके लिए चीज़ है चैट जीपीटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं जब हम, तो ये एक बहुत बड़ी एक दुनिया है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हम अगर बात करें और अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, अवेयरनेस हो तो बहुत कुछ जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इवन हम दुनिया में देख लें या इवन पाकिस्तान के हर शोबे में देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है और हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इतना पीछे क्यों है, और हमारे इदारों को, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, इस पर आज हमने बात करनी है। मेरे साथ शो में मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट वकास मलिक। वकास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान जो है वो एआई में इतना पीछे क्यों है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेस है वो 2024 को, जो ईयर को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर कहा गया, और इस एआई रेस के अंदर सारे ममालिक आपस में कम्पीट कर रहे हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया में लेजिस्लेशंस हो रही हैं एआई के ऊपर और इसकी एथिकल कंसिडरेशंस के ऊपर बातें हो रही हैं, दुनिया भर में रोड मैप्स बनाए जा रहे हैं एआई के ऊपर। वहाँ पर हमारी आईटी इंडस्ट्री अभी भी उन्हीं इश्यूज़ के अंदर मौजूद है जो कि पहले 2-3 साल पहले मौजूद थे। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो अडॉप्शन है वो कंपैरेटिवली बाकी ममालिक से 10-15 साल बाद होती है। आप 3G को देखें, 4G को देखें, 5G अभी तक हमारे पास नहीं आया। दुनिया 6G पे जाने की बातें कर रही है, दुनिया में 5G इंप्लीमेंट हो चुका है, बट अभी हम अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं, टेलीनॉर अभी छोड़ के चला गया, इसी तरीके से बाकी टेलीकॉम कंपनीज़ भी इस टाइम इश्यूज़ उनकी दादरसी नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो जब तक हम हल नहीं करेंगे तब तक हम जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं एआई, वहाँ पर नहीं जा सकते। पोटेंशियल की बात करें तो जिस तरह आपने कहा, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अभी रिसेंटली रैंकिंग्स आई थी, उसमें टॉप 2% साइंटिस्ट में से हमारे 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स उसमें रैंक कर रहे थे। लेकिन उनमें से 1-2 लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो बाहर जा चुके हैं, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ को फ्लोरिश करने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनको फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती नहीं, और अल्टीमेटली हर बंदा जो है वो पैसे के लिए कमा रहा होता है, और यहाँ पर आपको मेरे ख्याल में उतना रिवॉर्ड किसी भी चीज़ का नहीं मिलता। चलें, ये तो आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेन चीज़ जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में किसी भी फील्ड में किसी ने कोई भी डिग्री हासिल की हो, हमारे मुल्क में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ या मुआवजा या रिवॉर्ड या रिटर्न बहुत कम है। ये अनफॉर्चुनेटली एक फैक्ट है। और अगर रिवॉर्ड की बात करें तो अगर पाकिस्तान का अगर आप जीटीपी भी देखें तो 250-260 बिलियन ऑलमोस्ट डॉलर्स के अंदर बनता है। जो एआई की इंडस्ट्री की जो प्रोजेक्टेड रेट है जो 2023 में रहा है वो $300 बिलियन का रहा है, और अभी 2024 में इसकी जो प्रोजेक्शन समझी जा रही है वो $2 ट्रिलियन की समझी जा रही है। तो इतनी बड़ी ये एक इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा टैलेंट जो मौजूद है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, अगर हम उस चीज़ को एक अट्रैक्टिव यहाँ पे हम उनके लिए मराहत रखें, कोई ऐसी यहाँ पे फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करें कि वो लोग आएँ पाकिस्तान में हम उनको स्टार्टअप्स बनाने के लिए गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे, इंडस्ट्री के साथ लाइजन किया जाए और उनको वो सारी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि वो अपने एआई के स्टार्टअप्स पाकिस्तान से करें। और इस टाइम
अगर आप एआई की रेस देखें तो यूएस पहले नंबर पे है, जो इस टाइम हेल्थ केयर और जो ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, ऑटो चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर काम कर रहा है। जर्मनी जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे चाइना आ रहा है। चाइना के हवाले से जारी बात है सर्वेलेंस और वो उन चीज़ों पे एआई में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी तरजीहात सर्वेलेंस और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ जो है जिस पे रैंक कर रहा है वो जर्मनी रैंक कर रहा है, और जर्मनी हमारा सप्लाई चेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है कि सप्लाई चेन जो बिजनेसेस की प्रोक्योरमेंट होती है, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन, उसके ऊपर ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। और सरप्राइजिंगली 7वें नंबर पे जाके इंडिया आता है, और हमारा इस लिस्ट के अंदर कोई नाम नहीं है। तो हालांकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट भी मौजूद है, अच्छा, सब कुछ अभी मौजूद आपने है। कहा कि हमारे यहाँ पर आईटी को लेकर जो इश्यूज आज से 3-4 साल पहले थे, दे स्टिल एग्जिस्ट। व्हाट आर दोज इश्यूज जो तब भी थे और अब भी हैं? एक तो आपने बता दिया कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम, कि हमारी दुनिया 6G पर जाने की बातें कर रही है, वी आर स्टिल ऑन 4G, हमारे पास इवन 5G इज नॉट अवेलेबल। सो व्हाट आर दोज आईटी रेलेवेंट इश्यूज? सबसे बड़ा इशू ये है कि किसी भी आपके मुल्क के नेशन के सेक्टर को ग्रो करती है उसकी गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज यूनिफॉर्म होती हैं और वो एक पेज पे होती हैं और उसके साथ इत्तेफाक करती है आपकी इंडस्ट्री और आपकी एकेडेमिया, तब जाके ये तीनों सेक्टर्स गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडेमिया मिल के एक चीज़ को आगे लेके चलते हैं। सबसे बड़ा हमारा मुल्क के अंदर मसला ये है कि ये तीनों एक पेज पे नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हर आने वाली गवर्नमेंट के साथ शिफ्ट हो जाती हैं। अभी डॉक्टर उमर साहब जो हमारे आईटी के मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ही इज इन अ केयर टेकर गवर्नमेंट। वी डोंट नो कि उनके जाने के बाद क्या होगा, कौन आएगा, वो कौन सी पॉलिसीज लेके आएगा, और क्या उसके साथ इंडस्ट्री इन पैच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा तो ये कोलैबोरेशन का मसला है हमारा। दूसरा मसला हमारे यहाँ है एनर्जी क्राइसिस का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब आपके यहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है, जब आपके यहाँ बिजली किसी भी टाइम चली जाती है, तो वहाँ पे फिर जो बाहर का जो बंदा है, इन्वेस्टर है, वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से घबराता है। इसमें एक सरप्राइजिंग एक फैक्ट ये है कि इंडिया में जो किसी भी एक ब्रांड एक्विटी की ऑनरशिप का जो परसेंटेज है, कि कोई भी बाहर से बंदा इंडिया में आके कोई अगर स्टार्टअप अपना बनाता है या कोई पहले से इंडिया में चलता हुआ कारोबार खरीदता है, वो 45% ऑनरशिप ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। पाकिस्तान में दिस इज़ 100% कि कोई बाहर से बंदा आके 100% ऑनरशिप ले सकता है, बट स्टिल वो अट्रैक्शन नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ये दूसरे इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे, अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी हम ये बात भी आपने भी मेंशन किया कि डॉक्टर उमर सैफ जो है ही इज डूइंग एन इमेंस वर्क, लेकिन वो केयर टेकर सेटअप का, एंड वी डोंट नो हु विल कम नेक्स्ट, और वो आकर क्या क्या करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द काइंड ऑफ पॉलिसीज जिनको हमें बनाना चाहिए और उसके बाद तो उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं? वो पॉलिसीज किस किस्म की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पॉलिसीज़ हर कोई बना लेता है, लेकिन मसला ये है कि वो पॉलिसीज़ किसके मुताबिक होनी चाहिए। वो 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक आपकी एकेडेमिया जिसमें हमारे यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि इसके अंदर जो लोग आते हैं आईटी की या साइंस की पोजीशंस के ऊपर, वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। ये हमारे एक मुल्क में एक आम एक मसला चलता है। तीसरा हमारा है इंडस्ट्री, और जो ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ की, वो इंडस्ट्री खुद होती है। उनको पता होता है कि हमें किस तरह का टैलेंट चाहिए, मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, और यूनिवर्सिटी से हमें कैसा टैलेंट हमें बच्चा चाहिए जिसको हम मार्केट में अपने एक ड्राइविंग फोर्स फ्यूल बना सके अपनी इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का। तो इंडस्ट्री के साथ हमारी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है, कितनी अच्छी पार्टनरशिप है, कितनी अच्छी कोलैबोरेशन है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडस्ट्री को पैच करके एकेडेमिया को साथ मिला के, गवर्नमेंट इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म देगी और इन दोनों की बात सुन के, इनकी रिक्वायरमेंट सुन के पॉलिसीज़ बनाएगी, तब इंशाल्लाह ये होगा कि वो पॉलिसीज़ वाकईतन इम्प्लीमेंटेबल भी होंगी और वो सही डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं। जहाँ से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, सबसे बड़ा जो इसमें स्टेक होल्डर अभी मुझे जो नज़र आ रहा है अपनी नाके शकल के मुताबिक, दैट इज़ आर एकेडेमिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। वहाँ पर वो चीज़ें पढ़ाई जाएँ, सिखाई जाएँ, वो कोर्सेज करवाए जाएँ, और प्लस देयर वाज अ टाइम जब MBA की बड़ी डिमांड होती थी और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आने लगी, और फिर इतनी अवेयरनेस आ गई और वो चीज़ इतनी रूल हो गई कि फिर MBA वालों को नौकरी नहीं मिलती। ICOM, BCom, एक वो टाइम था जब इनकी बहुत डिमांड थी, अब इनकी डिमांड नहीं है।
लोगों को तब अवेयरनेस आई जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा रूल हो गई। अब मेरे ख्याल में नाउ इज़ द टाइम जब लोगों को पता चलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट भी कोई डिग्रीज हैं और हमें इसमें कोर्स वर्क या कुछ ना कुछ वी हैव टू डू समथिंग, इसका रिटर्न या रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में अभी भी लोगों को शायद तब अंदाज़ा हो जब ये चीज़ जो है वो बहुत रूल हो गई। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम इसकी अवेयरनेस की बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने 2018 में प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाला था। तो ये वो टाइम था कि 2022 में हमें चैट जीपीटी के आने से पता चला कि कोई एआई नाम की कोई चीज होती है। और पाकिस्तानियों को चैट जीपीटी से पहले कुछ भी नहीं पता। इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि हमारे यहाँ पर उस तरह से चीजें डिस्कस ही नहीं होती। और चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, और आपने एकेडेमिया का जिक्र किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम का जिक्र किया, तो इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला हमारा ये है, वो है हमारा जो टैलेंट है उसका ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, और जो टैलेंट बन रहा है वो पहले से लेस कॉम्पिटेंट हो गया है एआई के आने के बाद। कैसे? अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले गूगल की एक कंपटीशन हुआ था प्रोग्रामिंग का, और उसमें हम 1000 रैंक के अंदर भी नहीं थे। हमारा कोई भी प्रोग्रामर 1000 रैंक के अंदर भी नहीं था। अब चैट जीपीटी के आने से मेरा एकेडेमिया से ताल्लुक भी है, तो प्रोफेसर इस टाइम इस चीज़ से परेशान है कि वो बच्चे जो पहले प्रोग्रामिंग खुद से किया करते थे, अब वो सारा प्रोग्रामिंग का कोड चैट जीपीटी से लिखवा के सबमिट करवा रहे हैं, और 6ठे 7वें 8वें सेमेस्टर में पहुंचने वाला बच्चा, उसको एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं आ रहा। अब वो बच्चे, एक चैलेंज बन गया कि उस बच्चे को चैट जीपीटी का प्रोडक्टिव यूज कैसे सिखाया जाए, वो अपनी असाइनमेंट्स, क्विजेस, जितनी भी चीजें, दुनिया में कैसे काम हो रहा है, अगर हम उनकी बात करें, वो भी तो इन चीजों से फायदा उठाते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस की, जो आपने कही थी कि हमारे यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक वो अवेयरनेस नहीं है जो बाहर होती है कि इन एआई टूल्स को आपने एज अ सपोर्टिंग के तौर पे यूज़ करना है। हमने यहाँ पे एआई को दुश्मन बना दिया कि एआई ने आपको आके रिप्लेस कर लेना है और उसकी वजह से आप पीछे हो जाएंगे। और फिर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ आम भी एक विजन नहीं होता हमारे बच्चों का कि हमने 4 साल की डिग्री के बाद हमने जाना कहाँ है। ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ का पता भी नहीं होता, तो इसलिए वो बस वो जो पढ़ाई सेमेस्टर होता है, उसकी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, उसको बस वो गुजार रहे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। जब उनको पता होगा कि 4 साल के बाद हमने जाके इंटर्नशिप्स ढूंढनी है, हमें जॉब नहीं मिलने वाली, हमें जॉब्स के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये वाली कैरियर काउंसलिंग हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। लेकिन देखिए, मैं अगर एक चीज़ देखूँ, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वहाँ के भी स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी तो ये काम करते ही होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं पर भी हों, वो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद को कॉम्पिटेंट और कैपेबल बनाना चाहते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं वो कहते हैं एक फैसिलिटी अवेलेबल है, हम इससे फ़ायदा उठाएं। तो पूरी दुनिया में लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं? और या हम उनको फिर इसका सेफ़ यूज़ कैसे सिखा सकते हैं? इसका सेफ़ यूज़ ये है कि एक तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को जो मेन उनका जो टारगेट गोल होता है ना, वो जॉब होती है किसी भी डिग्री के बाद, या बिजनेस होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जॉब को ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिजनेस को कम किया जाता है। तो इसमें ज़रूरी है कि इंडस्ट्री का जो लिंक है ना हमारे एकेडेमिया के साथ, वो ज़्यादा हो, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, कि वो टाइम टू टाइम आएँ एकेडेमियाज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और बच्चों को बताएं कि इंडस्ट्री की इस टाइम ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने 4 साल के बाद इस स्टेज को टारगेट करना है, इस स्टेज पे आप लोगों ने पहुंचना है। जब ये कांस्टेंट एक रिमाइंडर इंडस्ट्री की तरफ से उन बच्चों को जाएगा, और वो बच्चे इन्विजन कर रहे होंगे कि हमने 4 साल के बाद इस सीट पे जाके बैठना है, इस ये काम करना है, वो फिर उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़, अपने शॉर्टकट्स जो ये कर रहे होते हैं वो चेंज करेंगे। तो ज़रूरत ये है कि हम ये वाली कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एंड दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल, उनकी कुछ स्टोरीज़ अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि उन्होंने ये, जैसे भी आपने अमेरिका का कहा कि वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या फ़ायदा उठाया है जो हम नहीं अभी तक उठा सके? इसमें मैं 2 मिसाल देना चाहूँगा। पहली मिसाल मैं इंडिया की दूंगा कि वहाँ पे जो आधार का सिस्टम है, जिस तरह हमारे हेल्थ कार्ड का एक सिस्टम होता है, इस तरह वहाँ आधार कार्ड सिस्टम होता है। उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसके अंदर एम्बेड किया है, और उनका डिजिटल इंडिया की पूरी पॉलिसी है। लाइक उनका डिजिटल इंडिया की पूरी, हमारे यहाँ डिजिटल पाकिस्तान की कोई पॉलिसी हमारे यहाँ उस तरह एविडेंट नहीं है जिस तरह उनकी वो एक पूरा एक रेटरिक होता है उनका। तो उन्होंने आधार सिस्टम के अंदर पूरा AI सिस्टम एम्बेड किया है कि जो अगले बंदे की इनकम लेवल, उसकी हिस्ट्री और इस सारी चीज़ों को फैक्टर करते हुए पिन पॉइंट करता है कि कौन लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं उस
آدھار کارڈ کے حوالے سے. تو یہ ان کی ایک بہت زبردست سکسیس سٹوری ہے جس کو وہ پوری دنیا میں جا کے ان کے جو انجینئرز ہیں وہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کریٹ کی ہے. دوسری چیز یو ایس کے اندر آپ دیکھیں تو بلکہ یو ایس کے بعد میں اگر جرمنی کی مثال دوں, کیونکہ ہمارے یہاں بھی انڈسٹری کے اوپر ہمارا چیمبر آف کامرس اس کے اوپر بڑی زبردست ریسرچ کر رہا ہے, ابھی ہم پروسیس کے اندر ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو سپلائی چین ہے کہ کسی پروڈکٹ کی پروکیورمنٹ, اس کو سپلائر سے لینا, اس کے اندر بہت زیادہ پیپر ورک, مینول ورک انوالو ہوتا ہے, اس کو آٹومیٹ کرنا, پھر اس کو سپلائی کرنا کسٹمر تک, اس چیز کو آٹومیٹ کرنا. ہمارے یہاں ابھی تک یہ کوریئر کمپنیز اور ڈیلیوریز والے مسائل حل نہیں ہوتے ابھی تک, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کسٹمر فیڈ بیک اور فائنانسز, ان سارے پروسیسز کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ. کہ ایک کسٹمر ہے, وہ کسٹمر اس کی بیہیویئر, اس کے انٹرسٹ, اس کی لائکس ڈس لائکس کیا ہیں کہ ہم اس کو ٹیلرڈ ریکمنڈیشن دے سکیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ جرمنی بڑا زبردست کام کر رہا ہے اور انہوں نے اس چیز کے اندر بہت زیادہ فلورش کیا. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا ہر سیکٹر اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انٹروڈیوس کروایا جائے تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک اے آئی ٹاسک فورس کریٹ کرے, ایک ایسی اے آئی ٹاسک فورس جس کے اندر ہمارا بہترین ٹیلنٹ, یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور انڈسٹریز کے ایکسپرٹ جو انڈسٹری 4.0 اے آئی روبوٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان سب کے لائزن کے ساتھ ایک ایسی ٹاسک فورس کریٹ کی جائے جو پوری یونیورسٹیز میں جائیں, وہاں پہ ایچ ای سی اس کے اندر پوری انوالو ہو, وہ ایسے کریکولم ڈیزائن کریں کہ 4 سال کے بعد وہ جو بچہ نکلے وہ اس اے آئی ٹاسک فورس کا ایک بہترین. اگر ہم دنیا کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک ریس میں آنا چاہتے ہیں 2024 which is the artificial intelligence year, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, what Pakistan need to do, what needs to be done here? اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ایک تو لائزون انڈسٹری ایکیڈیمیا, بالکل یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے تو سب سے پہلے اس چیز کو حل کیا جائے کیونکہ یہی مین ڈرائیونگ فورسز ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹ ہے, جو بچہ ہے, اس کو اس ٹائم انسرٹینٹی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے اس کے پاس کہ میں نے آگے چل کے کیا رول پلے کرنا ہے. تو اس کو اویئرنیس کے میس پروگرامز گورنمنٹ لیول کے اوپر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ایسے سیمینارز, کانفرنسز آپ رکھیں کہ جس میں اسٹوڈنٹ کمپلسری ہو اس کے لیے وہاں پہ شرکت کرنا, اور ان کو آپ اویئرنیس دیں کہ ہمارے یہاں اس ٹائم ملک کی نیڈ کیا ہے, ہمارا جی ڈی پی کتنا ہے, دنیا کیا کر رہی ہے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو فائدہ کس میں ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر آپ کو بتایا جائے نا کہ آپ کا اس میں فائدہ ہے تو لوگ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کو فلاں بندے کا فائدہ, ملک کا فائدہ. ہم سب سیلفش ہیں, اپنا فائدہ جہاں پر آئے, ہمیں ریوارڈ اچھا مل رہا ہو تو پھر ہم اس میں زیادہ محنت کرتے ہیں. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہے یوتھ کے اندر. لائک ہماری 65% یوتھ میں سے 32% ان امپلائڈ ہے, اور اس میں میجورٹی فیمیلز کی ہے اور میجورٹی ہماری پروفیشنل ڈگری ہولڈرز کی ہے. تو ان کو مایوسی سے نکالنا پڑے گا, ان کو یہ ساری ہماری اس ٹائم یوتھ اس ٹائم اتنی ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ وہ پاکستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس چیز کو ارجنٹ بیسس کے اوپر ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو پاکستان کے اندر ایسی ہوپ دیں کہ آپ یہیں پہ جاب کریں, یہیں پہ اپنا بزنس کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں, تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور اگر اس قسم کی پالیسیز بنائی جائیں یا ان مین چیزوں پر فوکس کیا جائے تو ہم جو ہے پوری دنیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. تھینک یو سو مچ وقاص فار بینگ ود اس. ابھی ایک بریک, اب واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.